नमस्ते। आज हम राजस्थान में आर्थिक नियोजन के ऊपर चर्चा करेंगे। आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि। भारत में आज़ादी से पहले ही नियोजित विकास पर चिंतन शुरू हो गया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू हो जाने और समिति के अनेक सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण समिति के कारण में आर्थिक प्रगति नहीं हो पाई। इसके बाद टाटा बिरला आदि उद्योगपतियों ने मिलकर अपनी बम्बई योजना 1944 में प्रस्तुत की, जिसके जवाब में एम.एन. राय ने अपनी जनता योजना 1944 में प्रस्तुत की थी। श्री मननारायण अग्रवाल ने अपने गांधी योजना प्रस्तुत की। जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। इस प्रकार आज़ादी से पहले ही नियोजित विकास की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। उपरोक्त समस्त प्रस्तावित योजनाओं में से एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर आई कि भारत जैसे ही अत्यंत ही पिछड़े देश के आर्थिक विकास को केवल बाजार की शक्तियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सरकार का दखल आवश्यक माना गया। साथ ही नियंत्रित तरीके से बाजार की शक्तियों की भूमिका को भी स्वीकारा गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की अपनी अपनी भूमिका निभाना आवश्यक माना जाता है। रूसी क्रांति 1917 में हुई। उसके बाद सोवियत रूस द्वारा अपनाया गया आर्थिक नियोजन अत्यंत सफल साबित हो रहा था। भारत के नेतागण भी सोवियत रूस की नियोजित अर्थव्यवस्था की सफलता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इस समय बाजार शक्तियों पर आधारित पूंजीवादी देशों की 1929 से 33 की महामंदी ने झकझोर कर रख दिया था। ये देशकर विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका अपने खुलेपन की नीति लेसेस फेयर पर लगाम लगाने की फिराक में थे, जिससे में राज्य का दखल आवश्यक माना गया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा जारी न्यू डील व राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा जारी फेयर डील कुछ हद तक अर्थव्यवस्था में नियोजन को स्वीकार कर चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग सभी पश्चिम देशों में नियोजन का सहारा लिया गया। यही कारण था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद जो ही संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, भारत सरकार ने आर्थिक नियोजन का कार्य अपने हाथ में ले लिया। वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसने भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। आज़ादी के समय भारत की आर्थिक हालत अत्यंत दयनीय स्थिति में थी। हमारी प्रति व्यक्ति आय मात्र 225 रुपये प्रति वर्ष थी। ये आकलन राष्ट्रीय सोलंकी ने किया था। वर्ष 1901 से 1946-47 की दीर्घावधि में देश की सकल घरेलू आय की वृद्धि दर मात्र 0.9% दर्ज की गई। वे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय की वृद्धि दर मात्र 0.1% दर्ज की गई। ये जीन डेल्स एंड अमृत सेन ने 2014 में अपनी स्टडी की थी। उसमें बताया कि 1900 से लेकर 46-47 तक सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 0.9% और प्रति व्यक्ति आय में घरेलू आय की वृद्धि दर मात्र 0.1% थी। 1950-51 में राजस्थान राज्य देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक था। सामंतिक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के अधीन यहाँ आर्थिक विकास अपने न्यूनतम स्तर पर था। लगभग संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और कृषि ऊंचे लगानों, अनुचित लागवाग और घृणित बेगारी प्रथा से त्रस्त थी। सूखे की स्थिति में न केवल पश्चिमी राजस्थानी इलाका पीड़ित था, बल्कि संपूर्ण प्रदेश इससे प्रभावित था। सिंचाई के साधनों का घोर अभाव था। मात्र 10.07 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। राजस्थान के कुल
रिपोर्टेड क्षेत्रफल का केवल 27% भाग शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र था। 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन मात्र 29 लाख टन था। औद्योगिकरण के नाम पर संगठित क्षेत्र में मात्र 11 मिलें थीं। पंजीकृत कारखानों की संख्या 240 थी, जिसमें रुपये 90 करोड़ की पूंजी निवेश था और 18,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। 1950-51 में विद्युत की स्थापित मात्रा मात्र 8 मेगावाट थी व कुल 42 बस्तियों में विद्युतीकरण हुआ था। समस्त प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई 17,339 किलोमीटर थी। दूर संचार की सुविधाएं नाम मात्र की थीं। साक्षरता दर 8.4% थी, जिसमें भी महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही कम थी। उनका मात्र महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत 2.7 था। 6 से 11 वर्ष के 16.6%, 11 से 14 वर्ष के 5.4% और 14 से 17 वर्ष के 1.8% बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त करते थे। संपूर्ण राज्य में 390 एलोपैथिक व 346 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थान थे। राज्य गजेटियर में इसको दिखाया गया है। उपरोक्त तथ्यों से राज्य के आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन की स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। इस पिछड़ेपन से उभरने के लिए नियोजित विकास अपरिहार्य था। इस योजनागत विकास को प्रारंभ करने के लिए प्रथम योजना का प्रारंभ 1951 से लेकर 56 तक किया गया। इस योजना में वास्तविक खर्च मात्र 54 करोड़ था। इस योजना का 58% हिस्सा केवल सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किया गया। इस योजना के निर्धारित उद्देश्य थे कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना, ऊर्जा एवं शक्ति के साधनों में वृद्धि करना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सामाजिक सेवाओं में वृद्धि करना, जलापूर्ति की व्यवस्था की सुचारू रूप से संचालित करना। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए सुधारों के अंतर्गत राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्गणना अधिनियम 1952, राजस्थान जोत पुनर्गठन व विखंडन रोक अधिनियम 1954 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पारित किए गए। योजना अवधि में 3.35 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न करने की क्षमता पैदा की गई। इस योजना अवधि में प्रतिवर्ष औसतन 39.98 लाख टन खाद्यान्नों, 2.49 लाख टन तिलहन का उत्पादन हुआ। इसके साथ साथ दूसरी योजना 1956 से लेकर 61 तक बनाई गई। इस योजना के भी उद्देश्य लगभग प्रथम योजना जैसे ही थे। सिंचाई ऊर्जा साधनों का गति से विकास करना, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं के विकास को प्राथमिकता देना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और प्रदेश में जो इसकी महत्वपूर्ण थी, प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्थाओं का विकास को बढ़ावा देना। इसी प्रकार से तीसरी योजना 1961 से लेकर 66, चौथी योजना 1969 से 74, पांचवी योजना 1974 से 79, छठी योजना 1980 से 85, सातवीं योजना 1985 से 1990, आठवीं योजना 1992 से 1997, 10वीं योजना 2002 से 2007, 11वीं योजना 2007 से 2012 और 12वीं योजना 2012 से 2017 तक बनाई गई। 12वीं योजना की प्रमुख प्राथमिकताएं थीं समावेशी व समता मूलक समाज का निर्माण करना, लोगों को दीर्घ, स्वस्थ, सृजनात्मक जीवन जीने में अभाव कम करने के लिए वातावरण तैयार करना, लोगों की क्षमताओं का विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराना, खाद्य सुरक्षा, पेयजल और प्रत्येक नागरिक को आवास की सुविधा प्रदान करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना व फसल, पशुधन, सिंचित उत्पादन की प्रणाली से आमदनी बढ़ाना, समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व महिलाओं में सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना, शिक्षा व प्रशिक्षण के द्वारा मानव संसाधनों का विकास करना, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की दस्तकारियों व पर्यटन प्रोत्साहन के जरिए रक्षा करना,
शहरी शासन में सुधार व शहरी आधार ढांचे के आधुनिकीकरण पर ध्यान देना, सड़कों, शक्ति, उद्योग आदि के लिए सुस्थिर आधार ढांचे का विकास करना, पंचायत राज प्रणाली को सुदृढ़ करके ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, सेवाओं को प्रदान करने में सुधार करना, आम आदमी का सशक्तिकरण करना तथा सेवाओं की डिलीवरी को गारंटी देकर पारदर्शी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना। योजना काल के 66 वर्षों 1951 से 2017 की कुछ संक्षिप्त उपलब्धियां हैं। संपूर्ण योजना काल पर सरकारी सरसरी नजर दौड़ाएं तो हमारे सामने आता है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। वर्ष 1960 से 2014 तक दीर्घावधि में स्थिर कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद SNDP में 5.78% की वृद्धि दर हासिल की गई। इस दीर्घावधि में कृषि विकास दर में 5.68%, उद्योग क्षेत्र में 6.35% और सेवा क्षेत्र में 6.43% की वृद्धि दर हासिल की गई। और इस अवधि 1960 से लेकर 2014 में प्रति व्यक्ति आय में 3.19% की वृद्धि दर हासिल की गई, जो महत्वपूर्ण कही जा सकती है। योजना के प्रारंभ में खाद्यान्नों का उत्पादन मात्र 29 लाख टन था, जो 2016-17 में बढ़कर 231 लाख टन हो गया। इसी प्रकार 1951 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र मात्र 10.07 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2014 में बढ़कर 14-15 में बढ़कर 79 लाख हो गया। वह सकल सिंचित क्षेत्र 12 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 102 लाख हेक्टेयर हो गया। वर्ष 1950-51 विद्युत उत्पादन मात्र 8 मेगावाट था। वह मात्र 42 बस्तियां विद्युतीकृत थीं। वर्ष 2016-17 में विद्युत की स्थापित क्षमता 18,677 मेगावाट हो गई। वह प्रदेश की समस्त आबाद गांव 43,264 विद्युतीकरण कर दिए गए। 1950 में राज्य में सड़क की लंबाई मात्र 17,339 किलोमीटर थी, जो 12वीं योजना के अंतिम वर्ष 2016-17 में बढ़कर 2,26,854 किलोमीटर हो गई। योजना के प्रारंभ में गांवों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता नगण्य थी, जो योजना काल के अंतिम वर्ष तक लगभग सभी गांवों में उपलब्ध हो गई। वर्ष 1950-51 में मात्र 8.5% लोग शिक्षित थे, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 66.1% हो गए। उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक असमानता की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात नहीं हुआ। रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता जैसी की तैसी बनी हुई है। आय की असमानता में कोई विशेष कमी नहीं आई है। देश के अग्रणी राज्यों केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा की तुलना में राजस्थान आर्थिक दृष्टि से अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लेकिन निराशा की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रजातांत्रिक ढांचे में आर्थिक प्रगति धीमी अवश्य होती है, लेकिन सतत व सही दिशा में होती है। धन्यवाद।